तो आज की क्लास में बेटा हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका मतलब है कि भाई जो स्टूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि सर ये हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो पहला पॉइंट है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या बेटा, आज की क्लास में हम सबसे पहले वो समझेंगे। जैसे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन एंटिटी टू अचीव स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसा मैनेजमेंट जहां पर फंड्स को लाना और उसको यूटिलाइज करना। मतलब एक कंपनी के दो काम होते हैं मेन, पहला पैसे को अरेंज करना, इकट्ठा करना, और दूसरा जब वो पैसा आ जाएगा तो उसे यूटिलाइज करना। तो एक्विजिशन का मतलब लाना, एप्लीकेशन का मतलब यूज करना। मतलब लाना और यूज करना ये दो बातें हैं, किसके लिए? फंड्स के लिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? कंपनी का एक ऐसा मैनेजमेंट है जहां पे फंड्स को इस तरीके से इकट्ठा करो कि पैसे को लाने पर जो भी खर्चा होता है इंटरेस्ट का या डिविडेंड का वो मिनिमम हो, और जब आप उस पैसे को यूज करें तो आपको बदले में रिटर्न क्या मिले? ज्यादा से ज्यादा। तो जब मैं कहीं से पैसा लूंगा मिनिमम इंटरेस्ट और मिनिमम डिविडेंड पे लेना चाहता हूं, और जब मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा तो मैं चाहूंगा कि मुझे वहां से रिटर्न क्या मिले, प्रॉफिट क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि मैं कहां से पैसा लूं, किससे लूं, कितना लूं, कितने समय के लिए लूं। ऐसे ही जो पैसा मेरे पास आ चुका होगा उस पैसे को मैं कहां इन्वेस्ट करूं, कितना पैसा फिक्स्ड एसेट खरीदने में लगाऊं, कितना पैसा मैं बिजनेस के स्टॉक को खरीदने में लगाऊं, कितना पैसा गुड्स को क्रेडिट बेचने में ब्लॉक करूं, कितना पैसा मुझे बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब बैंक में रखना चाहिए। क्योंकि जब तक हम सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं करेंगे हमारे को सही रिटर्न नहीं मिलेगी। ठीक उसी तरीके से जैसे एग्जाम में मान लीजिए आपको पता है एक चैप्टर हर बार आता है वो 10 नंबर का है, और एक चैप्टर ऐसा है तो 2 नंबर का कभी कभी आता है। बच्चा 2 नंबर के चैप्टर पे तो 10 दिन लगा रहा है, और जो 10 नंबर का पेपर हमेशा आता है उस चैप्टर पे से उसको पढ़ के ही नहीं जा रहा। तो उसका मतलब उसने मैनेजमेंट सही नहीं किया ना, स्टडी मैनेजमेंट सही नहीं किया, प्लान ठीक नहीं किया अपना। यदि उसने तरीके से काम किया होता, 2 नंबर वाले पे कम समय लगाया होता, 10 वाले पे ज्यादा लगाया होता, तो एग्जाम में दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट होते और उसका अच्छा स्कोर आता। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा मैनेजमेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद करता है। किस तरीके से? कि पैसे को किस तरीके से इकट्ठा करें कि पैसा इकट्ठा करने की जो कॉस्ट सारी है वो मिनिमम हो, और पैसे को आने के बाद जब आप यूटिलाइज करोगे, इन्वेस्ट करोगे, चाहे वो फिक्स्ड एसेट के नाम से इन्वेस्ट करो चाहे वर्किंग कैपिटल के नाम से इन्वेस्ट करो, आपको वहां पर रिटर्न क्या मिलनी चाहिए? ज्यादा। और रिटर्न इतनी मिलनी चाहिए कि पैसे को लाने की जो कॉस्ट है वो भी रिकवर हो जाए, और आपके पास जो बचेगा सरप्लस अमाउंट उससे आप अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। तो नीचे हमने डेफिनेशन भी और लिखी हुई है ऑल्टरनेटिव। इट रेफर्स टू द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फंड इन सच अ मैनर टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ? वही बात जो ऊपर लिखी हुई है कि हमें फंड्स को इस तरीके से मैनेज करना है, फंड्स को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि यूटिलाइज करने पे जो रिटर्न आएगी वो रिटर्न इतनी होनी चाहिए जिससे हमारे पैसे को लाने का जो खर्चा रहा है वो भी पूरा हो जाए, जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी पूरे हो जाए, और उसके बाद में कुछ पैसा हमारे पास में बच जाए ताकि हम बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकें। यदि इस तरीके से कंपनी कर पाती है पैसे के साथ में कि लाने और यूटिलाइज करने में, यूज करने पे जो रिटर्न आ रही है वो हमारे सारे पर्पस पूरे कर रहे हैं, मतलब जो पैसा हमने इकट्ठा किया है उसकी कॉस्ट भी रिकवर हो रही है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो भी पूरे हो रहे हैं, उसके बाद भी हमारे पास पैसा बच जाए ताकि हम बिजनेस का एक्सपेंशन करने के लिए और उधार ना लें। तो इसका मतलब है कंपनी बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर पा रही है। किसका? पैसे का। इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए एक एग्जांपल आपके सामने मैं लेके आता हूं। सपोज करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं, PNB। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में मैं जानना चाहता हूं क्या ये फंड्स के साथ सही मैनेजमेंट कर पाते नहीं कर पाते। तो देखिए बैंक जिनके पास खुद का तो कोई पैसा होता नहीं, ये तो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आता हूं। सपोज करते हैं एक पर्सन है मिस्टर एक्स, इन्होंने बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में 10 लाख रुपए की FD करा दी, फिक्स डिपॉजिट करा दी। जब बैंक में आप पैसा इन्वेस्ट कराओगे तो बैंक वाले का फर्ज बनता है कि मिस्टर एक्स को कुछ ना कुछ बदले में इंटरेस्ट के रूप में दे। तो बैंक वालों ने कहा मिस्टर एक्स को कि जो 10 लाख रुपए आप FD की फॉर्म में हमारे पास जमा करा रहे हो उस पे हम सालाना आपको 6% ब्याज देंगे।
इसका मतलब मिस्टर एक्स के लिए तो ये रिटर्न है, बट कंपनी के लिए, बैंक के लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये इंटरेस्ट कॉस्ट है, कॉस्ट फॉर पीएनबी, यानी पीएनबी के लिए कॉस्ट है। दूसरी तरफ एक पर्सन है मिस्टर वाई, जिनको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए और वो पीएनबी बैंक में गए, एक कार खरीदना चाहते हैं वाई, और उस कार की कीमत 10 लाख रुपए, जिसे खरीदने के लिए उनको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, और वो लोन उन्हें कहां से मिल सकता है, पीएनबी से, बैंक से मिल सकता है। बैंक वाले कहते हैं जी हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस लोन पर हम आपसे सालाना जो ब्याज चार्ज करेंगे वो कितना करेंगे, 10% चार्ज करेंगे। तो उसका मतलब ये जो 10%, ये जो 10% इंटरेस्ट है, ये रिटर्न है किसके लिए, पीएनबी के लिए रिटर्न है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉस्ट हो गई, ये रिटर्न हो गई। तो हमने क्या देखा कि पंजाब नेशनल बैंक को कितने रुपए का फायदा है, रुपए तो बात की बात है, परसेंटेज की यदि बात करें तो हम कह सकते हैं कि 6% का खर्चा करके हम 10% कमा रहे हैं, तो इसका ना 4% हमारी सेविंग है। चाहे तो आप इसे अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो, 10 लाख का 6% 60,000 रुपए, और 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए। तो उसका ना कमाई हुई 1 लाख रुपए, खर्चा हुआ 60,000 रुपए, आपके पास अभी भी 40,000 रुपए बचे हुए। इसका मतलब क्या हुआ, जो पंजाब नेशनल बैंक है, आपने क्या नोट किया कि पंजाब नेशनल बैंक का अपना पैसा कुछ भी नहीं था, दूसरों से पैसा लेके दूसरों को दे दिया, लिया मिस्टर एक्स से और दे दिया किसको, मिस्टर वाई को, और दूसरे के पैसे पे 6% का खर्चा करके 10% कमाया, कितना बचा लिया, 4%। क्या पंजाब नेशनल बैंक ने पैसे का सही मैनेजमेंट किया? तो ये बात अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमने सिर्फ 10% से, ध्यान से समझिए, हमने जो 10% कमाया है उसमें से अपना खर्चा 6% तो निकाल लिया। क्या इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के कोई और भी खर्चे हैं? बिल्कुल हैं जी, इनके कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होंगे। पंजाब नेशनल बैंक में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे होंगे उनको सैलरी भी देना होगा, बिल्डिंग का रेंट भी होगा, स्टाफ का मेंटेनेंस, मतलब जो भी बिल्डिंग का मेंटेनेंस का खर्चा होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम कहते हैं। सपोज करते हैं इस 10 लाख पे जो खर्चा आ रहा है वो 10,000 रुपये आ रहा है, खर्चा तो बहुत सारा होगा, बट मैं बात कर रहा हूं एक छोटे से एग्जाम्पल की, जिसमें पीएनबी बैंक के इस 10 लाख को लेकर जो खर्चे आ रहे हैं ऑपरेटिंग को 10,000 रुपये आ रहे हैं। इसका मतलब 40,000 रुपये में से उन्होंने कितने रुपए खर्च कर दिए होंगे? 10,000 रुपये। अभी भी पंजाब नेशनल बैंक पे, पीएनबी में, जो एक आर्टिफिशियल कंपनी है, कंपनी के पास में 30,000 रुपये बचे हुए हैं। अब ये 30,000 रुपये का क्या करे? ये 30,000 रुपये क्या हमें लोगों की शादियों में जाके गरीबों में, या लोगों पे दूल्हा जो जा रहा है वहां पे उड़ा देने चाहिए, या गरीबों को, भिखारियों को हमें दान में दे देने चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये पैसा कंपनी के शेयर होल्डर का है। पैसा जो कंपनी में इन्वेस्टर होते हैं, जो पीएनबी बैंक है, जो बैंक है, वहां पे जो पैसा लगाया होगा सबसे पहले किसने लगाया होगा? शेयर होल्डर ने। तो शेयर होल्डर कहते हैं भाई देखिए, ये जो 30,000 रुपये का प्रॉफिट आपके पास बचा हुआ है, इसमें से आप टैक्स भी दे दो। टैक्स देने के, मान लो सपोज करते हैं हमने 30% टैक्स दे दिया, 9,000 रुपये, तो अब जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा? 21,000 रुपये। तो शेयर होल्डर कहते हैं ये जो 21,000 रुपये आपके पास में बचा हुआ है, ये प्रॉफिट आप इस तरीके से यूटिलाइज करो कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो आप पूरी कर सकें। तो हमने कहा आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? वो कहते हैं हमारी 2 एक्सपेक्टेशन है। पहला, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस जिसको कहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और दूसरा, मार्केट प्राइस पर शेयर, वो भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइज होना चाहिए। मैंने कहा मैक्सिमाइज का मतलब, वो कहते हैं भाई जिस प्राइस पे हमने शेयर खरीदा था बैंक से, उस प्राइस से ज्यादा प्राइस अब होनी चाहिए मार्केट के अंदर। दूसरा, अर्निंग पर शेयर, मतलब जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है उसमें एक पर्सन के पास, मतलब एक इक्विटी शेयरहोल्डर का जो हिस्सा होगा प्रॉफिट का, वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो हमने कहा भाई इक्विटी शेयरहोल्डर से आप अर्निंग पर शेयर को क्यों ज्यादा बनाना चाहते हैं, ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तो उन्होंने हमें जवाब दिया
हाँ जी, उन्होंने क्या जवाब दिया कि मान लीजिए एक रिलेशन लेके चलते हैं फादर और सन का। हाँ जी, फादर ने अपने बेटे से कहा कि बेटे आपको अपना खर्चा पूरा करने के लिए क्या चाहिए, पॉकेट मनी की जरूरत पड़ती होगी हर महीने। भाई हर खर्चे के लिए फादर और जो सन है, सन बार बार अपने फादर के पास तो जाएगा नहीं ना कि पापा मुझे ऑटो में जाना है उसका किराया दे दो, मुझे पेन पेंसिल स्टेशनरी खरीदनी है उसके पैसे दे दो, मुझे अपने दोस्त को पार्टी देनी है, कैलकुलेटर खरीदना है, कुछ भी सामान खरीदने हैं। यदि हम बार बार किसी पर्सन के पास जाएंगे तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फादर ने कहा भाई एक काम करता हूं, जो भी पैसा मैं कमाऊंगा, मान लो मेरी इनकम महीने की 10,000 रुपए, तो मैं तेरे को 10% दे दूंगा। मतलब कि फादर ने अपने सन के साथ में क्या कमिटमेंट किया कि आपकी जो पॉकेट मनी होगी वो मेरी अर्निंग की, फादर्स अर्निंग इंटू 10%, आपका शेयर कितना हो गया 10%। तो फादर की अर्निंग यदि 10,000 है तो बेटे की अर्निंग 10,000 का 10% कितना आ जाएगा 1,000 रुपया। अब बेटा बड़ा चलाक है, बेटे को समझ में आ गया कि यदि मेरी फादर की अर्निंग इंक्रीज हो जाए किसी तरीके से तो मेरी अर्निंग भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ऐसे में फादर यदि 20,000 रुपये कमाता तो बेटे की अर्निंग 20,000 का 10% बेटे कितना आ जाएगा 2,000 रुपये। तो सन को समझ में आ गया कि यदि मेरे फादर की अर्निंग किसी तरीके से इंक्रीज हो जाए तो ऐसे में मेरी पॉकेट मनी, मेरी इनकम भी बढ़ जाएगी। तो बच्चे का दिमाग बड़ा तेज है, आप में से ही एक बच्चा है, ये भी दिमाग बड़ा तेज चलता है। ये गया मंदिर में, टेंपल में, और वहां भगवान से बोला हे प्रभु मुझे आपसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। भगवान भी बड़ा हैरान हो गया, यार सुबह से यहाँ पे 50 लोग आ चुके हैं मेरे मत्थे पे और हर बंदा ये कह रहा है मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, लेकिन ये बंदा ऐसा है जो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए। मान लो उसका नाम है मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स कहता है जी मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे तो सब कुछ मिला हुआ आपकी कृपा से, मैं तो बस आपके पास इसलिए आया हूं कि जो मेरे फादर हैं उनकी सैलरी बड़ी कम है, सैलरी ऑफ फादर। किसके फादर की? मिस्टर एक्स के फादर की सैलरी बहुत कम है। मैं चाहता हूं मेरे फादर की सैलरी बस आप बढ़ा दो। यदि वो 10,000 कमा रहे हैं तो उनकी 20 हो जाए, 20 कमा रहे हैं तो 40 हो जाए, 40 कमा रहे हैं तो 1 लाख हो जाए, 1 लाख कमा रहे हैं तो 10 लाख हो जाए। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, मुझे तो भगवान आपने सब कुछ दे रखा है, माँ है, बाप है, आपका आशीर्वाद है, और कुछ नहीं चाहिए, और मैं तो सीएमए कर ही रहा हूं। तो ऐसे में मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरे फादर की अर्निंग किसी तरीके से इंक्रीज हो जाए ताकि सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। तो भगवान बड़ा खुश हो गया, यार ऐसा संसार में बेटा मैंने नहीं देखा जो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ अपने फादर के लिए मांग रहे। उन्होंने कहा ठीक है जी, जो आप चाहते हो वैसे ही होगा, आपके फादर की सैलरी जो एट प्रेजेंट चल रही है डबल हो जाएगी। वो कुछ ऐसा काम करेंगे कंपनी के लिए, कंपनी वाले खुश हो जाएंगे और उनका प्रमोशन कर देंगे और सैलरी डबल कर देंगे। अगले दिन देखा फादर ने खुशखबरी सुनाई बेटे को कि बेटा मेरी जो सैलरी है वो डबल हो गई। बेटा बड़ा खुश, उन्होंने कहा भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान ने सुन ली, देखो 40,000 का 10% कितना हुआ, 40,000 का 10% हुआ 4,000 रुपए। इसका मतलब यदि फादर की अर्निंग बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं बेटे की अर्निंग भी बढ़ेगी। तो इक्विटी शेयरहोल्डर क्या कहता है, अब आप बात सुनो इक्विटी शेयरहोल्डर की। इक्विटी शेयरहोल्डर कहता है कि जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है हमारे लिए, जो प्रॉफिट कंपनी हमारे लिए कमाती है उस प्रॉफिट को कहते हैं अर्निंग पर शेयर। और उस अर्निंग पर शेयर का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से किया जाता है, एक होता है डिविडेंड और एक होता है रिटेन्ड अर्निंग। हाँ जी, इक्विटी शेयर होल्डर को हमने क्या बताया कि जो प्रॉफिट आपके लिए कंपनी ने कमाया है उसका नाम है अर्निंग पर शेयर, और उसमें से जितना हिस्सा आपको अभी मिल जाएगा प्रॉफिट में से, प्रॉफिट का पार्ट जो आपको मिलेगा कैश की फॉर्म में वो हो जाएगा डिविडेंड। और जो प्रॉफिट आपका है तो आपका ही, लेकिन कंपनी ने अपने पास उठा के रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है, उसको कहते हैं रिटेन अर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अर्निंग पर शेयर सपोज करते हैं 10 रुपए और कंपनी कहती है डिविडेंड हम आपको 20% देंगे, तो 10 रुपए का 20% इक्विटी शेयर होल्डर को हाथ क्या 10 रुपए के प्रॉफिट में से कितने रुपए का प्रॉफिट डिविडेंड की फॉर्म में मिल जाएगा, 2 रुपए। और ऐसे में
80% कंपनी ने रिटेन अर्निंग रखी हुई है। रिटेन अर्निंग का मतलब जो प्रॉफिट उन्होंने अभी दिया नहीं है शेयर होल्डर को, लेकिन है ये प्रॉफिट किसका? शेयर होल्डर का, और वक्त आने पर कंपनी इसको दे देगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझें, यदि ये प्रॉफिट 10 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो जाए, तो आज इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में जो 10 रुपए का 20% 2 रुपए आ रहा था, अब कितना आएगा? पहले इसमें 20% 2 रुपए आ रहा था, अब यदि 20% देखा जाए 30 रुपए का, तो इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड क्या आएगा? 6 रुपए आ जाएगा। यदि यही अर्निंग पर शेयर हमारा 70 रुपए हो जाए, तो 20% 70 रुपए का कितना आ जाएगा? 14 रुपए। तो आपने क्या समझा कि जैसे जैसे अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड, कैश प्रॉफिट, जो उन्हें अभी प्रॉफिट में से हिस्सा मिल रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा होगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या चाहता है कि मुझे डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा मिले, मुझे डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा मिले। और डिविडेंड किस पे मिलना है? डिविडेंड किसका पार्ट है? अर्निंग पर शेयर का। तो यदि डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर चाहता है मुझे ज्यादा मिले, तो उसके लिए अर्निंग पर शेयर भी क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो यही वजह है कि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी से क्या कहता है कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट पे आप इस तरीके से कैलकुलेशन करो कि आपका जो हमारे लिए अर्निंग पर शेयर कमाएंगे वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, मार्केट प्राइस पर शेयर, भी इंक्रीज होनी चाहिए। यदि हमने आपकी कंपनी का शेयर 100 रुपए का खरीदा था, तो ये हमारी परचेज प्राइस थी। जिस दिन हमने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया एज ए इन्वेस्टर, शेयर होल्डर बन के, उस दिन हमने आपसे डायरेक्टली ये शेयर 100 रुपए में खरीदा। अब हम चाहते हैं कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी ये शेयर हम मार्केट में रीसेल करना चाहें, बेचने जाएं शेयर मार्केट में, जब हम इस शेयर को शेयर मार्केट में बेचने जाएं, तो उसकी प्राइस 100 रुपए से क्या होनी चाहिए? कम या ज्यादा या बराबर? ऑब्वियस है ज्यादा होना चाहिए। तो हम तो चाहते हैं कि शेयर में, मतलब शेयर मार्केट में इस शेयर की वैल्यू कम से कम 150 रुपए हो, 160 हो, 170 हो, 180 हो, मतलब 100 रुपए से ज्यादा हो, 110, 115 कुछ भी हो सकती है। तो मार्केट में शेयर की वैल्यू को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी किसकी है? कंपनी की है। क्योंकि जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, तो उसकी जानकारी सारी मार्केट में फैल जाती है, और सभी इन्वेस्टर ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में उस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और आप तो सब जानते ही हैं, कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ऑथराइज कैपिटल के हिसाब से फिक्स होते हैं कि कंपनी होल लाइफ में इतने शेयर इशू कर सकती है। अब शेयर्स है लिमिटेड और उसको खरीदने वाले ज्यादा हैं, डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस है क्या हुआ? शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन शेयर की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब कंपनी की डिमांड बढ़ेगी, और कंपनी की डिमांड को बढ़ाने के लिए कंपनी को प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, ग्रोथ करनी पड़ेगी, बिजनेस का एक्सपेंशन करना पड़ेगा, लोगों की नजर में आना पड़ेगा। और ये सारा काम इतना आसान तो होता नहीं कि मैं एक दिन में आ जाए। अब मान लीजिए कोई बच्चा मुझसे क्लास परचेस कर रहा है, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उसने मुझसे क्लास ली, हो सकता है उसने ट्राई किया, मुझे उसको पसंद आया, उसने अपने 2 दोस्तों को बताया, दोनों दोस्तों ने मुझसे क्लास ली, वो भी अच्छे नंबर लेके पास हो गए, सीएमए कंप्लीट हो गए। उन 2 लोगों ने फिर और बताया। ऐसे में क्या हुआ कि जिसने भी मुझसे क्लासेस ली, मैंने भी खूब मेहनत करी उनको पढ़ाने में, बच्चों ने भी खूब मेहनत की पढ़ने में, और उसका रिजल्ट आया कि बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए। कुछ बच्चे रैंक होल्डर आ गए, किसी ने टॉप किया क्लास में, किसी ने सब्जेक्ट में टॉप किया। तो धीरे धीरे हमारी रेपुटेशन मार्केट में क्या होगी? बढ़ेगी। मार्केट में रेपुटेशन बढ़ने का फायदा क्या हुआ? एक तो हमारी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, जिससे हमारा रेवेन्यू, प्रोफेशनल जो रिसीट होगी, जो बच्चों से फीस मिलती है, वो बढ़ेगी। साथ ही साथ मार्केट में हमारी रेपुटेशन भी तो बढ़ेगी। रेपुटेशन कैसे बढ़ेगी? जहां हमसे 100 लोगों ने क्लास ली, वहां 100 से 500 हो जाएंगे, 500 से 1000 हो जाएंगे, 1000 से 2000 हो जाएंगे। तो ग्रोथ बढ़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा? जब ग्रोथ बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारी जो फीस है वो भी इंक्रीज होगी। तो कहने का मतलब क्या है? जब बिजनेस का एक्सपेंशन होता है, बिजनेस ग्रोथ करता है, तो ऐसे में शेयर की मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी? बढ़ेगी। तो हर इक्विटी शेयर होल्डर जो किसी कंपनी का शेयर खरीदता है, वो 2 चीजें चाहता है। वो चाहता है कि जब मैं इस कंपनी का शेयर बेचने जाऊं, तो जिस प्राइस पे मैंने खरीदा है उससे ज्यादा प्राइस पे वो बिके। दूसरा, जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, उस प्रॉफिट में अर्निंग पर शेयर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ताकि उस अर्निंग में से जो कंपनी डिविडेंड हमें देगी वो भी हमें ज्यादा मिलेगा। जब कमाई ज्यादा होगी तो ऑब्वियस है डिविडेंड भी क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ अर्निंग पर शेयर। ठीक उसी तरीके से बच्चे को पता चल गया मेरी पॉकेट मनी डिपेंड करती है, डिपेंडेंट है किस पे? मेरे फादर की अर्निंग पे। तो यदि फादर की अर्निंग बढ़ेगी तो मेरी पॉकेट मनी, जो मेरी अर्निंग है, वो भी बढ़ेगी। बात समझ में आ गई सबको? तो ये पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था।
देखिए भाई, तो जो 21,000 रुपए का प्रॉफिट अभी कंपनी के पास बचा हुआ है, कंपनी शेयर होल्डर को क्या समझाती है कि भैया हमने इसके अंदर देखो क्या किया। सबसे पहले हमने 60,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया 10 लाख पे, और उस 10 लाख पे हमने 10% 1 लाख रुपए कमाया, हमारे पास बचा 40,000। 40,000 रुपए में से बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस 10,000 रुपए माइनस किए, 30,000 बचा, सरकार को टैक्स दे दिया। अब ये सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो इक्विटी होल्डर के लिए, और इस प्रॉफिट को जब हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। तो वो अर्निंग पर शेयर क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जब अर्निंग ज्यादा होगी तो शेयर होल्डर के हाथ में आने वाला डिविडेंड का जो शेयर होगा वो भी ज्यादा होगा। जब कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, जब शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, तो वो शेयर होल्डर जिसने हमारी कंपनी में पैसा लगा रखा है वो अपने दूसरे इन्वेस्टर, दूसरे दोस्त भाइयों को बताएगा कि देख यार इस कंपनी में पैसा लगा, यहाँ पे मुझे रिटर्न क्या मिल रही है ज्यादा, तेरे को कितनी मिल रही है कम, तो तू एक काम कर यहाँ पे अपना शेयर बेच और जो पैसा आएगा वो पंजाब नेशनल बैंक के शेयर खरीदने में लगा दे। इससे फायदा क्या होगा, पंजाब नेशनल जो बैंक है उनमें डिमांड बढ़ेगी, जिससे शेयर की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, मार्केट में बढ़ती चली जाएगी। तो यदि कंपनी अच्छा काम करती है, अच्छी ग्रोथ करती है, अच्छा प्रॉफिट कमाती है, शेयर होल्डर को ज्यादा से ज्यादा देती है, तो दो फायदे होते हैं शेयर होल्डर को। एक तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होकर डिविडेंड ज्यादा मिलता है, दूसरा रिटेन अर्निंग का अमाउंट बढ़ेगा, ताकि जब बिजनेस को कोई नई एसेट खरीदनी है तो उसे खरीदने के लिए आपको उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब बिना उधार लिए यदि कोई एसेट खरीद रहे हो तो उधार लेने पे कॉस्ट आती है, वो जीरो हो जाएगी क्योंकि आपके पास पहले से पैसा पड़ा हुआ है। और जब आप उसको फिक्स्ड एसेट खरीदने में इन्वेस्ट कर देंगे तो फिक्स्ड एसेट से गुड्स बनेगा, गुड्स बिकेगा, रिटर्न आएगी आपके पास में, सेल होगी गुड्स की जब, तो उसका मतलब कॉस्ट होगी जीरो, रिटर्न सारा का सारा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, और बिजनेस का अर्निंग पर शेयर क्या होगा, बढ़ेगा। और ऐसे में जैसी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, नए इन्वेस्टर आपकी कंपनी में अट्रैक्ट होंगे, जिससे आपके शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कंपनी यदि अच्छा काम करती है तो शेयर होल्डर के सारे सपने हम पूरे कर सकते हैं। तो शेयर होल्डर के दो ही सपने थे, दो ही ऑब्जेक्टिव है कंपनी के, एक अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमाइज करना, दूसरा आपका मार्केट प्राइस को इंक्रीज करना। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। जो डेफिनेशन अभी हमने आपके सामने पढ़ी थी, उस डेफिनेशन को थोड़ा सा और डिटेल में समझाना चाहते हैं। जब एक कंपनी, बैलेंस शीट का एक एग्जांपल लेके आपके सामने चल रहा हूं। बैलेंस शीट में हम सब लोग जानते हैं हमारी जो लायबिलिटीज हैं वो बराबर होती है किसके, हमारी एसेट्स के। तो लायबिलिटी में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, लोन, करंट लायबिलिटी। और एसेट साइड में हमारी मेन एसेट है फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन तीनों का जो सम है उसे हम कहते हैं शेयर होल्डर फंड्स। इसे हम कहते हैं लोन फंड्स। ठीक है जी। यदि मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मैं कह सकता हूं इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब शेयर होल्डर फंड्स प्लस लोन फंड, इन दोनों के टोटल को आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स। तो लॉन्ग टर्म फंड्स बराबर होते हैं किसके, फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल का। अब आप सोचोगे कि सर ने आपको ये बात क्यों समझाई कि लॉन्ग टर्म फंड्स का टोटल जो बराबर होता है शेयर होल्डर फंड्स प्लस लोन फंड के, तो होते ही है, साथ में एक नया फॉर्मूला बन गया फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पैसा हमने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन, रिजर्व एंड सरप्लस, ये 5 सोर्सेज हैं जहां पे हम एक पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। तो कंपनी के पास में 5 अलग अलग जगह से पैसा रहे, और वो पैसा आने के बाद पैसे को यूज कहां पे कर रहे हैं, तो उस पैसे को हम 2 जगह यूज कर रहे हैं। या तो बिजनेस में, लॉन्ग टर्म फंड का पैसा या तो बिजनेस में फिक्स्ड एसेट के नाम से यूज हो रहा है, या वो पैसा आप कहां पे यूज कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैनेजमेंट ऑफ फंड्स में पहला काम क्या है, पैसे को लाना। सोर्सेज ऑफ फंड्स का मतलब है कि एक कंपनी जब भी स्टार्ट की जाती है तो उसे पैसा कहां से मिलेगा, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए। तो पैसा लाने का पहला रास्ता क्या है, इक्विटी शेयर इशू कर दो। दूसरा रास्ता क्या है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो, फिर डिबेंचर इशू कर सकते हैं, और फिर आप क्या कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। सपोज करते हैं कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू कर दिए 10 लाख के, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए 2 लाख के,
डिबेंचर इशू कर दिए 5 लाख के और बैंक से लोन ले लिया 3 लाख का। यदि मैं बात करूं कि मेरे पास टोटल पैसा कितना है, 10 लाख, 2 लाख, 5 लाख और 3 लाख मिला के हो गया 20 लाख रुपए। इसका मतलब इन सबका जो टोटल है वो मेरे पास आ गया 20 लाख रुपए। कहने का मतलब हो गया 20 लाख रुपए मेरे पास में लॉन्ग टर्म फंड्स हैं। आप 20 लाख को क्या कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स। जब मैं किसी को मतलब यदि मैं किसी से पैसा लूंगा तो जो भी पर्सन मुझे पैसा देगा उसकी एक एक्सपेक्टेशन होगी कि बदले में या तो मैं उसे इंटरेस्ट दूं या मैं बदले में डिविडेंड दूं। तो यदि एक कंपनी शेयर इशू करती है, बदले में पैसा आएगा शेयर इशू करने पे शेयर होल्डर से, तो शेयर होल्डर हमसे डिविडेंड मांगेंगे। मान लीजिए इक्विटी शेयर पे हमें जो डिविडेंड देना है वो 1,60,000 रुपए देना है। प्रेफरेंस शेयर्स पे मान लीजिए हमें डिविडेंड 24,000 रुपए देना है। डिवेंचर पे हमारा जो इंटरेस्ट है वो 50,000 रुपए और यहां पे हमारा जो इंटरेस्ट है 26,000 रुपए। कहने का मतलब यह हुआ कि जो हमने पैसा अलग अलग जगह से लिया है उस पैसे पे कहीं ना कहीं हमें इंटरेस्ट और क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा कैलकुलेट करके देखिए। तो सबसे पहले कैलकुलेटर में हमने कितना लिखा, 1,60,000 रुपए प्लस 24,000 रुपए प्लस 50,000 रुपए प्लस 26,000 रुपए, मतलब कि 2,60,000 रुपए। तो 2,60,000 रुपए हमारा खर्चा है 20 लाख रुपए यूज करने का। तो यदि मैं आपसे पूछूं कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स कितनी है, तो 2,60,000 रुपए मेरी कॉस्ट है 20 लाख रुपए यूज करने की। तो यदि मैं अपना आंसर परसेंटेज में निकालना चाहता हूं तो मैं कहूंगा जी मेरी जो कॉस्ट आ रही है वो 13% आ रही है सालाना। एक साल की जो कॉस्ट है वो 13% है। इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, COC, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जो 20 लाख रुपए कंपनी ने इकट्ठा किया है अलग अलग जगह से, उस पर उनका एक साल का इंटरेस्ट और डिविडेंड का जो खर्चा आ रहा है वो 13% आ रहा है। अब वो जो 20 लाख रुपए कंपनी के पास आए हैं वो कहीं ना कहीं तो यूज होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म फंड का जो पैसा हमारे पास आ चुका है वो आने के बाद कहीं ना कहीं यूटिलाइज होगा। यूटिलाइज कहां होगा, या तो फिक्स्ड एसेट को खरीदने में या फिर वर्किंग कैपिटल के नाम से बिजनेस में लगेगा। तो वर्किंग कैपिटल में हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया स्टॉक, हमारे पास कैश एंड बैंक आ गया, हमारे पास आ गया डेटर्स। कंपनी के पास जो 20 लाख रुपए हैं उस 20 लाख रुपए में से उन्होंने मान लीजिए 8 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल के नाम से बिजनेस में यूज कर लिया। जैसे मान लीजिए 3 लाख का उन्होंने स्टॉक खरीद लिया, 1 लाख रुपए उन्होंने बैंक में रखे हुए, 4 लाख रुपए का गुड्स उन्होंने क्रेडिट पे कस्टमर को बेच दिया। तो पैसा तो आपका ब्लॉक हो गया ना, क्योंकि कस्टमर से अभी पैसे आए नहीं है। जब आएंगे तब की तब देखेंगे। ऐसे मान लीजिए उन्होंने प्लांट खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है जी, फर्नीचर, ये हमारी सारी की सारी फिक्स्ड एसेट हो गई 12 लाख रुपए की। तो इन दोनों का जो टोटल है वो किसके बराबर होना चाहिए, 20 लाख रुपए लॉन्ग टर्म फंड्स के बराबर होना चाहिए। तो सपोज करते हैं हमने 4 लाख रुपए का प्लांट खरीद दिया, 7 लाख की एक बिल्डिंग खरीद ली, 1 लाख का फर्नीचर ले लिया। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो दो जगह इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फिक्स्ड एसेट के नाम से 12 लाख रुपए और वर्किंग कैपिटल के नाम से 8 लाख रुपए। तो आपको खुद भी पता है कि जब भी आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे, किसी भी जगह आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ रिटर्न आती है। सपोज करते हैं 8 लाख और 12 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं 20 लाख रुपए, उस 20 लाख पे जो आपकी रिटर्न आ रही है वो आपके पास में है 4 लाख रुपए। तो यदि मैं आपसे देखूं रिटर्न परसेंटेज में कितनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI कह सकते हैं कि 20 लाख रुपए लगा के आपने 4 लाख रुपए कमाए, तो 4 लाख की कमाई 20 लाख पे कितने परसेंट हो गई, 20% हो गई। तो मैनेजमेंट ऑफ फंड्स आपको क्या बता रहे हैं कि जो आपने 20 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं अलग अलग जगह से, चाहे डिवेंचर से, चाहे बैंक से लोन लिया, चाहे शेयर इशू किए, आपने 20 लाख रुपए इकट्ठा किया और उस 20 लाख पे आपको साल का 2,60,000 रुपए का खर्चा करना है इंटरेस्ट और डिविडेंड के नाम का। मतलब कि 13% आपकी कॉस्ट आ रही है 20 लाख पे। मतलब इस 20 लाख को लाने के लिए आपको 13% खर्च करना पड़ेगा। और ये 20 लाख रुपए जब आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए तो आपको जो रिटर्न है
वो 20% मिल रही है। मतलब 20% कमाओगे 13% खर्च करके, अभी भी आपके पास में नेट सेविंग कितनी है? हम ये कह सकते हैं 20% माइनस 13% इक्वल टू 7%। तो 7% का फायदा अभी भी कंपनी को है। तो क्या कंपनी मैनेजमेंट सही कर पा रही है पैसे का? अभी तक बिल्कुल सही कर रही है। अब इस 7% से कंपनी को क्या करना है? कंपनी को क्या करना है? अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बियर करने हैं, साथ में सरकार को टैक्स देना है, शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमा के देना है, ताकि हमारे शेयर होल्डर को ज्यादा प्रॉफिट यदि दूसरी कंपनी से मिलेगा तो वो हमारी कंपनी में बने रहेंगे और दूसरे इन्वेस्टर को भी हमारे बारे में बताएंगे, ताकि दूसरे इन्वेस्टर दूसरी कंपनी के शेयर्स बेच के हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे और हमारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, जिससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अपने शेयर्स बेचने पर ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो यही सारा काम हमें सीखना है किसमें? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसा मैनेजमेंट जहां पर एक कंपनी को पैसा इकट्ठा करना है मिनिमम कॉस्ट पे और उसे यूटिलाइज करना है मैक्सिमम रिटर्न पे, और रिटर्न और कॉस्ट का जो डिफरेंस है, जो आपकी नेट सेविंग है इस समय, नेट प्रॉफिट आपके पास में, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपके जो भी खर्चे हैं बिजनेस के वो माइनस करो, टैक्स माइनस करो, सब कुछ माइनस करो जो भी आपके खर्चे हैं, और इतना प्रॉफिट बचा लो कि शेयर होल्डर की जो भी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी कर सके। तो पहली एक्सपेक्टेशन है अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम होना चाहिए, ताकि शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा है, कंपनी के पास रिटेन अर्निंग ज्यादा बचे, ताकि फ्यूचर में किसी एसेट को खरीदना है तो खरीदने के लिए लोन ना लेना पड़े, क्योंकि आपके पास अपना खुद का पैसा पड़ा हुआ है जिसपे आपकी कोई कॉस्ट नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी? बढ़ेगी, जिससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिन्होंने 100 रुपए का शेयर खरीदा था, अब मार्केट में 150 रुपए प्राइस हो गई, तो वो चीज जो उन्होंने 100 में खरीदी थी 150 में बेचेंगे, सीधा सीधा उनको 50 रुपए का मुनाफा हो गया। मान लीजिए किसी शेयर होल्डर ने 10 शेयर्स खरीद रखे हैं, तो 100 रुपए के हिसाब से 1000 की इन्वेस्टमेंट की, अब 150 के हिसाब से उसके 1500 में बिक जाएंगे। तो कहने का मतलब 1000 रुपए लगा के यदि उसको 1500 रुपए मिल रहे हैं, तो उसकी जो वेल्थ है, असेट है, संपत्ति है, जिसे हम कहते हैं वेल्थ, वो 1000 से 1500 हो गए, 500 रुपए क्या हो गई? बढ़ गई। तो आज जो उसने 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे, आज उसकी वर्थ वेल्थ जो 1000 रुपए थी, अब वो बढ़कर कितनी हो गई? 1500 होगी। यदि वो शेयर मान लीजिए 200 का हो जाता तो 10 शेयर की वैल्यू 2000 होती, आज उसकी वेल्थ 1000 से बढ़कर कितनी हो जाती? 2000 रुपए। बात समझ में आई सबको मेरी? देखिए नेक्स्ट आपके पास है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो मैं आपको पहले ही डिस्क्राइब कर चुका। हर इक्विटी शेयर होल्डर चाहता है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू बढ़े, जैसे कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और वो चाहते हैं साथ में हमारा अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट जो हमारे लिए कंपनी ने कमाया एक शेयर पे, वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो इस प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? मतलब अर्निंग पर शेयर को निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स and preference dividend, यानी profit after tax and preference dividend divided by number of equity shares। यदि मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूंगा, तो मैं ये जान पाऊंगा कि कंपनी ने मेरे लिए एक शेयर पे मुझे कितना प्रॉफिट कमाकर दिया है। ठीक है जी। कैसे निकालते हैं ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझाई जाएगी आगे की क्लासेस में। दूसरा मार्केट प्राइस पर शेयर का मतलब है कि यदि आज एग्जिस्टिंग प्राइस, जिस प्राइस पे मैंने शेयर खरीदा है वो 100 रुपए का है, और कंपनी की ग्रोथ को देखकर आज उसकी जो मार्केट प्राइस है वो मार्केट में 260 रुपए हो गई, तो 100 रुपए मैंने आज इन्वेस्ट किया था, ये मेरी परचेज प्राइस थी। और यदि मार्केट में आज कंपनी का शेयर 260 रुपए का हो गया, मार्केट प्राइस का मतलब शेयर मार्केट में ये शेयर मैं बेचने जाऊं जो मैंने 100 का खरीदा था, आज दूसरे शेयर होल्डर इसे 260 में खरीदने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब इसकी सेल वैल्यू कितनी आ गई? 260। यदि मैंने इस कंपनी के 50 शेयर्स खरीद रखे हैं या 100 शेयर्स खरीद रखे हैं, 50 की जगह हमने 100 ले लिया, तो यदि मैंने इस कंपनी के 100 शेयर्स ले रखे थे तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी थी? मेरी जो पैसा लगा हुआ था 100 शेयर्स पे 100 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए लगे हुए थे, और आज मुझे इसे बेचने पर मेरी जो सेल वैल्यू होगी हाँ जी, परचेज वैल्यू हो गई 10,000 रुपए, सेल वैल्यू होगी आपके पास में 26,000 रुपए। कहने का मतलब क्या है? आज यदि मेरे पास पैसे हैं 10,000 रुपए और एक साल बाद मैं इस कंपनी का शेयर मार्केट में बेचने जाऊं और वहां पे इस कंपनी का शेयर 260 का हो जाए, तो आज मेरी एसेट की वैल्यू, संपत्ति की वैल्यू जिसे कहते हैं वेल्थ,
वो हो जाएगी 26,000 रुपये। तो पहले मेरे पास 1 साल पहले पैसे कितने थे 10,000 और आज मेरे पास पैसा कितना होगा 26,000। इसका मतलब मेरी एसेट्स, मेरी संपत्ति, मेरी वेल्थ कितनी हो जाएगी 10,000 से बढ़कर 26,000 रुपये। कहने का मतलब 16,000 रुपये मेरी वेल्थ क्या होगी, बढ़ेगी। तो हर शेयर होल्डर ये चाहता है कि मैं जिस कंपनी के शेयर्स खरीदूं वो कंपनी मेरी वेल्थ को बढ़ाए। वेल्थ का मतलब जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था, जो प्रिंसिपल अमाउंट मैंने लगाया था, जब मैं उस कंपनी का शेयर बेचूं तो वो वेल्थ, वो जो इन्वेस्टमेंट की थी उतनी तो मिले, उससे ज्यादा मिले, बल्कि उसे कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, शेयर की मार्केट प्राइस शेयर मार्केट में इंक्रीज करनी पड़ेगी। और वो कैसे इंक्रीज होती है, जब कंपनी अच्छा काम करती है, बिजनेस का एक्सपेंशन करती है, ग्रोथ होती है, शेयर होल्डर को समय पे डिविडेंड मिलता है, ज्यादा डिविडेंड मिलता है, रिटेन अर्निंग ज्यादा होती है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या होता है, ज्यादा होता है, और कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में डे बाय डे क्या होती जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हाँ जी, बात समझ में आई सबको? तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर इक्विटी शेयर होल्डर के 2 ही सपने मेन होते हैं जब वो किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने जाता है, कि जब मैं पैसा इन्वेस्ट करूं तो इन्वेस्टमेंट के बाद मार्केट प्राइस बढ़े ताकि मेरी वेल्थ बढ़े शेयर्स को बेचने पे, और जब तक मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर बना हुआ हूं तब तक वो कंपनी मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे। जब कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो ऑब्वियस है उसमें से डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा, और जब डिविडेंड ज्यादा मिलेगा तो मैं अपने खर्चों को आसानी से पूरा कर पाऊंगा। जैसे बच्चे की पॉकेट मनी बढ़ रही थी तो जो जो उसके खर्चे थे, अब वो पहले मान लीजिए 2 रुपए वाली आइसक्रीम खाता था, जब उसकी कमाई बढ़ेगी तो 2 की जगह 5 रुपए वाली आइसक्रीम खा पाएगा, 10 रुपए वाली भी खा पाएगा। मतलब वो लग्जरी आइटम्स को खरीदने में समर्थ हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ेगी। देखिए अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं। सपोज करते हैं कंपनी जिनका प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब ये वो प्रॉफिट है जिसमें से ना तो टैक्स माइनस हुआ ना प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हुआ। सपोज करते हैं कंपनी ने 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, इसमें से सरकार को हमने टैक्स दे दिया। क्वेश्चन में मान लीजिए हमें 30% का टैक्स रेट बता रखा है, मतलब 1,20,000 रुपए हमने टैक्स दे दिया। तो आज आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,80,000 रुपए। इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, मान लीजिए 80,000 रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड है। तो आज जो प्रॉफिट बचेगा वो होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि आएगा 2 लाख रुपए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमें क्वेश्चन में गिवन है, सपोज करते हैं 10,000 शेयर्स हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है, हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट अर्निंग पर शेयर, सेकंड पॉइंट डिविडेंड पर शेयर इफ डिविडेंड पे आउट रेशो 25%। अब ये डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब क्या होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब होता है कि जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उस प्रॉफिट में से वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के नाम का कितना प्रॉफिट देना चाहते हैं। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से अपने शेयर होल्डर को 25% डिविडेंड हाथ क्या दे देंगे। तो सबसे पहले हमें आंसर क्या निकालना है, सॉल्यूशन में पहला आंसर आपके पास क्या है, ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, जिसका फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मतलब कि 2 लाख का प्रॉफिट हमने 10,000 शेयर होल्डर के लिए कमाया, तो एक के हाथ में कितने रुपए का प्रॉफिट आएगा, 20 रुपए का प्रॉफिट आएगा। इसका ना कंपनी कहती है इक्विटी शेयर होल्डर को कि 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हमने टोटल आपके लिए कमाया, और टोटल कंपनी में कितने शेयर होल्डर हैं, 10,000। तो 10,000 लोगों के लिए 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, एक के लिए कितना कमाया, 20 रुपए। और उस 20 रुपए में आपका हिस्सा कितना है, डिविडेंड पर शेयर कितना, डीपीएस का फुल फॉर्म है डिविडेंड पर शेयर, जिसको निकालने का फॉर्मूला है अर्निंग पर शेयर इनटू डिविडेंड पे आउट रेशो, शॉर्ट में हम कह सकते हैं डीपी रेशो। मतलब 20 रुपए का जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है उसमें से 25% वो शेयर होल्डर को देने के लिए राजी है, तैयार है, मतलब कि 5 रुपए। तो कहने का मतलब है यदि ये अर्निंग पर शेयर 40 रुपए होता तो 40 का 25% कितना रहता, 10 रुपए। 50 रुपए होता 25% कितना था, 12.5 रुपए। 60 रुपए होता 25% कितना था, 15 रुपए। इसको ना जैसे जैसे कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा वैसे वैसे कंपनी का डिविडेंड पर शेयर भी बढ़ेगा।
इसका ना डीपीएस किस पे डिपेंडेंट है, अर्निंग पर शेयर पे। तो अर्निंग पर शेयर के इंक्रीज होने से आपको समझ में आ गया होगा डिविडेंड पर शेयर भी इंक्रीज होता है। इतनी बात समझ में आई आपको। तो कंपनी क्या कहती है कि जो पैसा हम कमाते हैं उससे हम अपने शेयर होल्डर को दो चीजें एक्स्ट्रा देना चाहते हैं। एक, उनको डिविडेंड ज्यादा देना चाहते हैं जिसके लिए अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड की कंप्यूटेशन किस पे होती है, अर्निंग पर शेयर पे। दूसरा, जो पैसा उन्होंने आज हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 5 साल के लिए, मान लो 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद जब वो हमारी कंपनी के शेयर्स बेचेंगे तो उन्हें जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था 5 साल पहले उससे क्या मिलना चाहिए, ज्यादा। वो ज्यादा कब मिलेगा, जब हमारी मार्केट प्राइस हमारी परचेज प्राइस से क्या होगी, ज्यादा होगी। और मार्केट प्राइस को बढ़ाने का काम शेयर होल्डर का नहीं है, किसका काम है, कंपनी का, क्योंकि पैसा कंपनी यूज कर रही है। तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि पैसे को इस तरीके से यूटिलाइज करे कि खर्चा कम हो, कमाई ज्यादा हो, ताकि बचत ज्यादा हो। जब सेविंग ज्यादा होगी तो उसका बेनिफिट अल्टीमेटली किसको मिलेगा, शेयर होल्डर्स को मिलेगा। और वो शेयर होल्डर जब दूसरे लोगों को बताएगा तो दूसरे लोग भी तो आपकी कंपनी में जुड़ेंगे और इससे आपकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। डिमांड बढ़ते ही मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आ गई सबको। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है टाइप्स ऑफ डिसीजन। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितने तरीके के डिसीजन लेने पड़ते हैं। पहला डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा कहां इन्वेस्ट किया जाए, कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो पैसे को दो जगह इन्वेस्ट किया जाता है, एक शॉर्ट पर्पस के लिए वर्किंग कैपिटल के नाम से, और दूसरा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपका है फिक्स्ड एसेट, जिसका नाम रखा गया कैपिटल बजटिंग। तो जब एक कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है तो इन्वेस्टमेंट से पहले उनको सोचना चाहिए कि पैसा कहां कितना लगाना है, कहां कितना लगाना है, मतलब कहां लगाना, पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। दूसरा, कितना लगाना है। ये दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए यदि मान लीजिए मुझे एक मशीन खरीदनी है और मैं मशीन खरीदूं नहीं और मैं स्टॉक खरीद के अपना सारा पैसा लगा दूं कि मेरे को मटेरियल सस्ता मिल रहा है, मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी, क्यों ना मेरे पे 20 लाख रुपए पड़े हैं, सारा का सारा मैं मटेरियल खरीद लेता हूं। मैंने यदि मटेरियल खरीद लिया लेकिन उसको बनाने के लिए मशीन नहीं खरीदी तो ऐसे में क्या होगा, मेरी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। अच्छा मान लो मैंने 20 लाख की मशीन खरीद ली बट मैंने स्टॉक नहीं खरीदा, मटेरियल नहीं खरीदा, तो भी मेरी प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो मुझे एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि कितना पैसा मुझे मटेरियल के नाम पे रखना चाहिए, कितना पैसा मुझे मशीन के नाम पे रखना चाहिए। मशीन से गुड्स कहां बनेगा, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री के लिए एक बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, एक जगह खरीदनी पड़ेगी। वो जगह खरीदने के लिए कितना स्पेस चाहिए, कहां पे खरीदूं जहां पे जगह सस्ती मिले और मुझे कम दाम पे ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सके। ऐसा ना हो कि मैं पॉश एरिया में जगह खरीदूं तो वहां पे क्या होगा, महंगी जगह मिलेगी, जगह कम मिलेगी और मेरे को नुकसान होगा कि मेरी मशीन ही नहीं आ पा रही, एक मशीन आ गई, दूसरी मशीन लगाने के लिए फिर से जगह की कमी है। तो मुझे कहीं ना कहीं क्या देखना है, संतुलन देखना है, बैलेंस देखना है किसके बीच में, कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कितना इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कितना इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म में जब भी एक कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है, और जब एक कंपनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती है तो वहां पे उनको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी होती है कि कौन सी फिक्स्ड एसेट में कितना पैसा लगाएं कि कम पैसा फिक्स्ड एसेट में लगे और उस फिक्स्ड एसेट से रिटर्न क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले। तो ऐसे में जहां पे रिटर्न ज्यादा मिलेगी हम वहां पे पहले पैसा लगाएंगे, जहां पे रिटर्न थोड़ी सी कम मिलेगी उसमें पैसा नंबर 2 पे लगाएंगे, जहां और रिटर्न कम मिलेगी वहां तीसरे नंबर पे लगाएंगे। मतलब हमें यहाँ पे कैटेगरी करनी पड़ेगी कि कहां हमें पहले पैसा लगाना है फिक्स्ड एसेट खरीदने में, कौन से फिक्स्ड एसेट में। तो जब एक कंपनी को डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि किस फिक्स्ड एसेट को हम पहले खरीदें, किसको बाद में खरीदें और किसको ना खरीदें, उसके लिए हमारा चैप्टर बना है कैपिटल बजटिंग। और एक कंपनी को कितना पैसा स्टॉक के नाम से रखना है, कितना पैसा बैंक में रखना है, कितना पैसा गुड्स को क्रेडिट पे बेचने के लिए ब्लॉक करना है, इन सब के लिए डिसीजन मेकिंग आपकी होगी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने पैसा इन्वेस्टर से लिया था 20 लाख रुपए, चाहे वो शेयर्स इशू करके लिया या डिवेंचर इशू करके लिया या बैंक से लोन लेके लिया, जब वो 20 लाख रुपए आ जाएंगे तो आने के बाद उस 20 लाख रुपए को दो जगह यूज करते हैं, शॉर्ट पर्पस के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कहते हैं फिक्स्ड एसेट, मतलब कैपिटल बजटिंग। दूसरा पॉइंट है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है जो 20 लाख रुपए मुझे चाहिए बिजनेस में वो कहां कहां से आएंगे। तो कहां कहां का मतलब हुआ, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, बैंक से लोन। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि जो 20 लाख रुपए लॉन्ग टर्म फंड के नाम से मुझे चाहिए उसका ब्रेकअप क्या होना चाहिए, किससे कितना पैसा लूं, ज्यादा पैसा इक्विटी शेयर से लूं या ज्यादा पैसा डिवेंचर से लूं, कम पैसा बैंक से लूं या बैंक से लोन ज्यादा लूं। इन सब चीज का मुझे एक संतुलन बनाना पड़ेगा, फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, क्योंकि यदि मैं इक्विटी शेयर से पैसे लेता हूं तो उनका रेट ऑफ इक्विटी डिविडेंड और मार्केट में जो मैं बैंक से लोन ले रहा हूं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि आज यदि मैं बैंक से लोन लेता हूं
तो बैंक मुझे 10% पे 10 लाख रुपए उधार देने के लिए तैयार है। लेकिन यदि वही 10 लाख रुपए मैं इक्विटी शेयर होल्डर से लेता हूं तो वो कहते हैं जी 18% इक्विटी डिविडेंड हमें चाहिए। मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर से यदि मैं 10 लाख रुपए लेता हूं तो 18% डिविडेंड देना पड़ेगा, एक साल का 1,80,000 रुपए का खर्चा आएगा। और वही 10 लाख रुपए यदि मैं बैंक से लोन लेता हूं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब कि इक्विटी शेयर से पैसा लेना मेरा को महंगा पड़ता है और बैंक से लोन लेने पे मेरा खर्चा आता है कम। बट दिक्कत क्या आती है कि डिबेंचर होल्डर से या बैंक से लोन लेते हैं तो हमें बदले में सिक्योरिटी देनी पड़ती है फिक्स्ड एसेट्स की, जबकि इक्विटी शेयर से पैसा लेने की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ना पैसा वापस करने की कोई झंझट होती, ना कोई टेंशन होती। लेकिन लोन लेंगे तो आपको पैसा भी वापस करना पड़ेगा। तो कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अभी हम सिर्फ यह देख रहे हैं कि किस जगह से पैसा लिया जाए कि पैसा लेने पे हमारा खर्चा क्या है, कम से कम। तो अब एक कंपनी को इक्विटी शेयर भी इशू करने पड़ते हैं, डिबेंचर भी इशू करने पड़ते हैं। कितने डिबेंचर इशू करें, कितना बैंक से लोन लें, कितने प्रेफरेंशियल इशू करें, कितने इक्विटी शेयर करें, उसका हमें बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना है और उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स में क्या आता है, शेयर होल्डर का पैसा, डिबेंचर का पैसा, लोन का पैसा। इनमें से किससे कितना पैसा लिया जाए, किससे 40% पैसा लें, किससे 20% लें, किससे 30% लें, किससे 10% लें। मतलब हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना है कि ज्यादा पैसा किससे ले, कम पैसा किससे लें। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब चीजें हमें सीखने को मिलेगी कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें डिसीजन लेने के 4 तरीके बताए जाते हैं, ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस, आपका लीवरेज, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी और लास्ट आपके पास है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये वो 4 टेक्निक हैं जो एक कंपनी को ये बताती है कि जब उन्हें पैसा इकट्ठा करना पड़ता है तो किससे पैसा उन्हें ज्यादा लेना चाहिए, किससे पैसा कम लेना चाहिए, ताकि शेयर होल्डर को जो उनके 2 सपने हैं, अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमाइज करना और मार्केट प्राइस पर शेयर को मैक्सिमाइज करना, पूरे हो सके। लास्ट आपके पास है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या होता है, जब एक कंपनी 20 लाख रुपए इकट्ठा कर रही है, मान लीजिए जो मैंने एग्जांपल लिया था 13% पे उन्होंने 20 लाख रुपए लिए, आपको याद होगा ना, 20 लाख रुपए लेने पे मेरा इंटरेस्ट और डिविडेंड का खर्चा था 2,60,000, मतलब 13%। और वही 20 लाख रुपए जब मैंने वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड एसेट के नाम से इन्वेस्ट किए तो मुझे 4 लाख की रिटर्न मिली थी, मतलब कि 20% की रिटर्न मिली थी। कमाई थी मेरी 20% की, खर्चा मेरा था 13%, मतलब कि मुझे 7% का अभी भी फायदा था। वो 7% में से मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए, मैंने सरकार का टैक्स माइनस किया, मैंने सब कुछ माइनस किया। अब जो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट में से मैं कितना प्रॉफिट अपने पास रखूं, कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर को देने के लिए रखूं, उसे कहते हैं डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी क्या बताता है कि कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, 0%, 10%, 50%, 100%। चलो आप ही बताओ, एक कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो सपोज करते हैं 10 रुपए। मैं जानना चाहता हूं कि कंपनी का डीपी रेशियो कितना होना चाहिए। कंपनी का डीपी रेशियो 0% होना चाहिए, 50% होना चाहिए या 100% होना चाहिए। चलो मैं 50% भी हटा देता हूं, 2 ऑप्शन रखता हूं आपके लिए। मैं आपके सामने 2 ऑप्शन रखता हूं। पहला ऑप्शन 0%, दूसरा ऑप्शन मैंने कितना रखा, 100%। यदि मुझे डिविडेंड पर शेयर निकालना है, डिविडेंड पर शेयर निकालना है, सपोज करते हैं अर्निंग पर शेयर 10 रुपए, तो 10 रुपए का 0% कितना आएगा, 0। इसका मतलब ऑप्शन 1 में शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड कितना आएगा, 0। और यहां पर 10 रुपए का 100% कितना हो गया, 10 रुपए। तो आपको तो लग रहा होगा शेयर होल्डर के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, सेकंड ऑप्शन बेस्ट है, जहां पे डीपी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है। बट ऐसा नहीं होता। अभी आपको लग रहा है 10 रुपए का 0% 0 और 10 रुपए का 100% 10 रुपए, बेटर ऑप्शन है 100%। बट ऐसा नहीं है, क्यों, वो बात मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिए। एक कंपनी जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, बड़े ध्यान से समझिए, बहुत काम की बात है। एक कंपनी जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, और उस एक्स लिमिटेड में मिस्टर वाई ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। हाँ जी, मिस्टर वाई ने एक्स लिमिटेड में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और वो कंपनी कहती है कि हमारा जो अर्निंग पर शेयर है, मतलब वाई लिमिटेड ने कहा, सॉरी एक्स लिमिटेड ने वाई को कहा, मिस्टर को, कि हमारी कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 10 रुपए है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। एक्स लिमिटेड ने मिस्टर वाई को कहा कि अर्निंग पर शेयर 10 रुपए है, आप क्या चाहते हो कि मैं आपको 1 रुपए का भी डिविडेंड ना दूं या आपको 100 रुपए,
मतलब पूरा 100%, 100%, 10 रुपए पूरा डिविडेंड दे दूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाहता हूं। एक्स लिमिटेड ने मिस्टर वाई के सामने दो प्रपोजल रखे। पहला प्रपोजल कि हम आपको कुछ भी डिविडेंड ना दें, या दूसरा ऑप्शन हम आपको 100% दे दें। तो वाई कहता है आप जो भी काम करें ऐसा काम करें जिससे मुझे फ्यूचर में फायदा हो। अब देखो वाई ने सारी की सारी जिम्मेदारी किस पे डाल दी, कंपनी पे डाल दी, कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो ऐसा डिसीजन लेना कि मुझे फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। क्या मतलब, अब इस बात को समझना पड़ेगा। हाँ जी, एक्स लिमिटेड ने कहा यदि ये 10 रुपए आज हमसे आप नहीं लेते, यदि ये 10 रुपए आज आप हमसे डिविडेंड के नाम पे नहीं लेते, तो हमारा जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो 20% है। मतलब आप यदि ये पैसा 10 रुपए हमसे नहीं लोगे तो ये पैसा हम आपका एक्स लिमिटेड में री इन्वेस्ट कर देंगे। भाई आपका पैसा है, आप यदि मुझसे नहीं लोगे तो आपके 10 रुपए मेरे पास ही तो रहेंगे, और ये पैसा जब मैं इन्वेस्ट कर दूंगा तो 10 रुपए पे 20% आपकी इनकम कितनी होगी। मतलब एक्स लिमिटेड ने कहा कि हम आपको 10 रुपए पर 20% कितना कमा के दे देंगे, 2 रुपए कमा के दे देंगे। और यदि ये 10 रुपए आज आप हमसे डिविडेंड की फॉर्म में ले लेते हो, आज आप हमसे ये 10 रुपए डिविडेंड की फॉर्म में ले लेते हो, तो आपके पास 10 रुपए आ जाएंगे। और जब आप ये 10 रुपए मान लीजिए एक और कंपनी है मार्केट में जेड लिमिटेड, वहां इन्वेस्ट करते हो, और उस कंपनी का जो ROI है वो 15% है, तो यदि आपने हमसे ये 10 रुपए ले लिया और जेड लिमिटेड में लगा दिया, तो जेड लिमिटेड आपके 10 रुपए पे 15% आपको कितना कमा के देगा, 1 रुपए 50 पैसे कमा के देगा। अब आप बताओ ये 10 रुपए आप हमसे डिविडेंड के लेना चाहते हो, या ये 10 रुपए आप हमारे पास छोड़ना चाहते हो, जैसा आपको ठीक लगे। तो वाई कहता है देखो मैं इतना समझदार नहीं हूं, मैं तो एक इन्वेस्टर हूं, बस मैं तो बचपन से एक ही चीज जानता हूं कि जहां भी मैं पैसा इन्वेस्ट करूं वहां पे मुझे फ्यूचर में रिटर्न क्या मिलनी चाहिए, ज्यादा। तो वाई को क्या समझ में आया कि यदि ये 10 रुपए मैं नहीं लूंगा तो मेरे 10 रुपए पे 20% एक्स लिमिटेड मुझे 1 साल बाद कितने रुपए कमा के देगा, 2 रुपए। और यदि मैं एक्स लिमिटेड से 10 रुपए ले लेता हूं आज और ये जेड लिमिटेड में लगा दूंगा, तो जेड लिमिटेड मुझे कितना कमा के देगा, 1 रुपए 50 पैसे। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई को एक बात समझ में आ गई, यदि मैं एक्स लिमिटेड में ये 10 रुपए छोड़ देता हूं तो मुझे नुकसान कितना होगा, 1.5 रुपए का, और फायदा कितना होगा, 2 रुपए का। तो इस 1.5 रुपए को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ₹10। 10 रुपए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, 1 रुपए 50 पैसे। भाई मिस्टर वाई के पास में 10 रुपए के 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन एक्स लिमिटेड 2 रुपए कमा के दे रहा है, दूसरा ऑप्शन जेड लिमिटेड 1.5 रुपए कमा रहा है। यदि मैं वाई में पैसा लगाए, मतलब वाई कहता है यदि मैं एक्स में पैसा लगाए रखता हूं तो मैं 2 रुपए कमाऊंगा, लेकिन मुझे छोड़ना कितना पड़ेगा, जेड लिमिटेड का 1.5 रुपए। तो 1.5 रुपए का नुकसान करके 2 रुपए कमाऊंगा, अभी भी मुझे 50 पैसे का फायदा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे हम डिनोट करते हैं KE से, किससे डिनोट करते हैं, KE से। और ये हमारी रिटर्न है, ये हमारी R है, इसे हमने डिनोट कर दिया किससे, R से। तो कहने का मतलब है यदि R रिटर्न आपकी कॉस्ट से ज्यादा है, यदि रिटर्न आपकी कॉस्ट से ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे एक्स लिमिटेड को मुझे 1 रुपए का भी डिविडेंड नहीं चाहिए, सारा का सारा अपने पास ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यदि मैंने आपसे पैसा ले लिया तो आप मुझे 20% कमा के दे रहे हो और दूसरा कमा के देगा 15%, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, फ्यूचर में मेरी कमाई घट जाएगी, मुझे आपसे 1 रुपए भी नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में DP रेशो कंपनी एक्स लिमिटेड क्या डिसाइड करती है, वो कहते हैं देने की जरूरत ही नहीं है, 0% रखो। दूसरा केस, यदि R कम है KE ज्यादा है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता था कि जेड लिमिटेड की जो रिटर्न थी वो 25% है, मतलब कि 2 रुपए 50 पैसे। तो अब वाई क्या कहता है एक्स लिमिटेड से, आपके पास यदि मैंने पैसा छोड़ दिया तो आप मुझे 20% कमा के दोगे, और आपसे पैसा यदि मैंने निकाल लिया और जेड में लगा दिया तो मेरी 2.5 रुपए की कमाई होगी, 25% होगी। तो आप एक काम करो, मुझे सारा का सारा पैसा डिविडेंड के फॉर्म में आज ही दे दो। तो एक्स लिमिटेड को कौन सा डिसीजन लेना होगा, वो डिसीजन लेना होगा जो डिसीजन लेने के बाद में जो इन्वेस्टर वाई है उसको फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो इसका मतलब यदि R KE से ज्यादा है, किसका, R का मतलब रिटर्न ऑफ एक्स लिमिटेड, यदि एक्स लिमिटेड की रिटर्न
कॉस्ट से ज्यादा है, दूसरे की इनकम से ज्यादा है, दूसरे कंपनी की इनकम से ज्यादा है, तो उन्हें कोई भी पैसा शेयर होल्डर को डिविडेंड के नाम से नहीं देना चाहिए, सारा का सारा अपने पास रखना चाहिए। दूसरा केस, यदि दूसरे की कंपनी में पैसा लगाने से रिटर्न शेयर होल्डर की बढ़ रही है और अपने यहां रिटर्न कम है, मतलब अपनी रिटर्न कम है, दूसरे की रिटर्न ज्यादा है, तो उस केस में मिस्टर वाई को क्या करना चाहिए? वो कहेगा एक्स लिमिटेड से कि भैया सारा का सारा 10 रुपए मुझे जल्दी से दो, ताकि मैं आपसे पैसा लेके जेड लिमिटेड में लगाऊंगा और मेरी कमाई कितनी होगी? 25%, जबकि आपकी कंपनी में कमाई कितनी है? 20%। मतलब आपकी कंपनी में पैसा रखने पे मुझे 5% का नुकसान होगा और दूसरे में 5% का फायदा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स लिमिटेड को क्या डिसीजन लेना है? डिसीजन किसको लेना बेटे? एक्स लिमिटेड को, कि मुझे डिविडेंड देना चाहिए या डिविडेंड नहीं देना चाहिए। तो पहला पॉइंट है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% कब रखी जाती है किसी कंपनी के द्वारा? जब उस कंपनी का आर दूसरे कंपनी की रिटर्न से ज्यादा हो, और दूसरे कंपनी की रिटर्न को हम क्या कहते हैं? के ई कहते हैं, ठीक है जी। और अपनी कंपनी की रिटर्न को आर कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलो जी आगे देखते हैं। तो 3 तरीके के डिसीजन हो गए। तो डिविडेंड डिसीजन में हमें क्या देखते हैं? मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द फर्म्स ऑनर। फर्म का जो ऑनर होता है वो कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। हमें वो डिसीजन लेना है जिसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। यदि वो हमारी कंपनी में पैसा लगाता है, छोड़े रखता है, तो 20% मिलेगा, दूसरी कंपनी में 15% है, तो हम उसको क्या कहेंगे? हमारी कंपनी में पैसा लगाए रखो, आपको 5% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगी। यदि हमारी कंपनी की रिटर्न 20% और दूसरी कंपनी की रिटर्न 25% है, तो हम क्या कहेंगे? आप हमसे सारा पैसा ले लीजिए, जो भी प्रॉफिट हमने आपके लिए कमाया, और दूसरी कंपनी में लगा दो, क्योंकि इससे आपकी 5% कमाई हमारी कंपनी के मुकाबले ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई सबको? देखिए, ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जिसमें मुझे आपको ये बताना है डिसीजन मेकिंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। जब एक कंपनी डिसीजन मेकिंग करती है तो वो डिसीजन मेकिंग केवल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है? कंपनी के मालिक के लिए। और कंपनी का मालिक ओनली कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो जब एक कंपनी डिसीजन मेकिंग करती है तो वो डिसीजन मेकिंग किसको ध्यान में रख के करती है? इक्विटी शेयर होल्डर को ध्यान में रख के करती है, क्योंकि पैसा कंपनी में सबसे पहले किसने लगाया था? इक्विटी शेयर होल्डर ने, इक्विटी शेयर खरीद के। तो कंपनी का जो रिस्क है वो सबसे ज्यादा कौन बियर करता है? इक्विटी शेयर होल्डर। कैसे? जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो जो भी सिक्योर्ड हैं लायबिलिटीज, पहले उनके पैसे दिए जाएंगे, फिर अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज के पैसे दिए जाएंगे, फिर आपका प्रेफरेंशियल के पैसे दिए जाएंगे, और बचे कुचे पैसे लास्ट में किसको मिलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। इसका मतलब यदि कंपनी का कभी पतन हो गया, लिक्विडेशन हो गया, वाइंडिंग अप हो गया, तो सबसे ज्यादा घाटा नुकसान किसको होता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। बेचारे ये वो लोग होते हैं जो बिना कोई सिक्योरिटी के आपको पैसा दे रहे हैं, ये कह के कि जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, कभी बंद होगी, तब आप हमारे पैसे वापस करना, उससे पहले हम कभी पैसे आपसे वापस नहीं मांगेंगे। तो कहने का मतलब क्या? जब पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का है, कंपनी के मालिक इक्विटी शेयर होल्डर हैं, तो डिसीजन मेकिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। और डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? कोई भी पैसा लो, कहीं से भी लो, लेने के बाद उस पैसे को लेने की कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, और जब वो पैसा इन्वेस्ट करो तो रिटर्न ज्यादा होनी चाहिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या कहते हैं कंपनी को? कि आप हमारे पैसे को इस तरीके से अरेंज करो या इस तरीके से यूटिलाइज करो कि आप हमारे 3 छोटे छोटे सपने पूरे कर सको। पहला सपना, मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़े, दूसरा अर्निंग पर शेयर बढ़े, तीसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो? घटे। तो जब कभी भी आपको डिसीजन मेकिंग करनी होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, तो आपसे पूछा जाएगा कि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कौन से 3 पॉइंट्स को ध्यान में रख के एक कंपनी को डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। तो आपका आंसर होगा अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम, मार्केट प्राइस पर शेयर मैक्सिमम, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होनी चाहिए? मिनिमम। तो बेटा आज की क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने आपको क्या बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा मैनेजमेंट है जहां पर एक कंपनी को शेयर होल्डर के पैसे को इस तरीके से यूटिलाइज करना है, इस तरीके से यूज करना है कि वहां पे उनको हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे सके। मतलब हम उनको मार्केट प्राइस ज्यादा दें, वेल्थ को मैक्सिमाइज करें, साथ में उनका जो प्रॉफिट है वो हम मैक्सिमाइज करके दें, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले या फ्यूचर में उन्हें ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ मिले। मतलब अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है? हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर में फायदा देना चाहते हैं। चलिए जी आज के लिए इतना ही करते हैं बेटे।